जब हम गूगल पर सर्च करेंगे कि भूख क्या है, तो एक लंबा चौड़ा लेख शारीरिक विज्ञान पर आधारित हमारे सामने खुल जाएगा। किसी अच्छे घर के खाते पीते इंसान से अगर हम पूछें कि भूख क्या है, तो यकीनन आप उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे। किसी व्रत या उपवास किए हुए व्यक्ति से पूछिए कि भूख क्या है, तो शायद थोड़ा बहुत संतोषजनक उत्तर आपको मिल सकता है। पर जब एक रोगी से पूछें कि भूख क्या है, तो उसकी आंखों की विवशता हमें बहुत कुछ बता देती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ न खा पाने की पीड़ा बड़ी ही असहनीय होती है। परंतु इससे भी अधिक अगर गहराई में जानने की अभिलाषा हो कि भूख क्या है, तो किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर देखिए। भूख की परिभाषा, भोजन का स्वाद और क्षुधा तृप्त होने की संतुष्टि, सारे प्रश्नों के जवाब आपको एक साथ मिल जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। हमने बहुतों को ये कहते सुना है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला। सही बात है, पेट भरे होने पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। हमको, आपको, बहुतों को भूख कोई समस्या लगती ही नहीं है। परंतु जिसके पास जिस चीज का अभाव होता है, उसकी कीमत सिर्फ वही जानता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में भी कुछ खासा अभाव नहीं है, परंतु है तो वो है संसाधनों का असमान वितरण। हमें अपने कर्म से या विरासत में जो कुछ भी मिला है, वो सब एक दूसरे से भिन्न है। अंग्रेजी में एक कहावत है, बॉर्न विथ गोल्डन स्पून, पर सबकी किस्मत एक जैसी कहाँ होती है। हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में सबसे पहली आवश्यकता है भोजन, जो किसी को आसानी से उपलब्ध है तो किसी को इसी का प्रबंध करना ही प्रतिदिन का उद्देश्य बन जाता है। यदि हमने इतिहास का अध्ययन किया है तो खाद्य पदार्थों के क्रमिक विकास के बारे में तो जरूर जानते हैं। भोजन को हमारी थाली तक आने में कितनी समय और कितने ही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। परंतु समय की बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमने अपने खाने के कई विकल्प ढूंढ लिए हैं, जिनका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर भी है। परंतु एक तरफ यह हमारी सूझबूझ, मेहनत और निरंतर शोध की प्रक्रिया का विस्तार है। हमने अपने माता पिता से ये कहते जरूर सुना है कि उनके समय में खाने की चीजें आज के समय से बिल्कुल भिन्न थीं और विकल्प भी कम थे। हालांकि तब के भोजन आज की तुलना में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे होते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम दिनों दिन अपने उपयोगी भोज्य पदार्थों के नए नए विकल्प लेकर आते हैं। हमारे देश की खूबसूरत विविधता हमारे भोज्य पदार्थों के विकल्पों में सहज ही वृद्धि करती जाती है। परंतु इसके इतर हम इन संसाधनों के सदुपयोग या दुरुपयोग पर गौर करें तो हम इसमें अपनी व्यक्तिगत भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के सही तालमेल में हमारी भूमिका क्या है? ईश्वर की कृपा से यदि हमें 2 वक्त का भोजन सहज में इच्छा अनुसार प्राप्त हो जा रहा है, तो इसे प्रकृति का उपकार समझिए और इसका आदर कीजिए। भले ही ये बातें आपके लिए सामान्य होंगी, पर सुखद तब होंगी जब आप आंकड़ों पर गौर करेंगे। जो भोजन आपको यूं ही सहज में या थोड़े से मेहनत के बाद प्राप्त हो जा रहा है, न जाने उसके प्रबंधन में कितने लोग आजीवन अपना समय गंवा देते हैं। कितने लोग, कितने बच्चे असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भोजन के अभाव में कुपोषण और अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में दुखों का कारण बनती हैं। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि ये समस्या इतनी व्यापक है, तो हम व्यक्तिगत रूप से इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमें जवाब मिलेगा कि हमारे किस्मत और मेहनत दोनों के बदौलत प्रकृति ने हमें जो कुछ भी दिया है, हम उसका आदर करें, दोहन नहीं। आम जनजीवन की बात करें तो समय के साथ लोगों का रहन सहन भी बदला है। शादी विवाह, पार्टी फंक्शन या कोई भी मंगल अमंगल कार्यक्रम हो, उसमें भोजन की प्राथमिकता होती है। ऐसे में एक दूसरे से या वर्तमान में चल रहे पार्टी परंपरा से प्रभावित हुए बिना तो हम नहीं हैं। शादी विवाह में भोजन के बहुत सारे विकल्प उसके बर्बाद होने का कारण बनते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी की सामाजिक या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है, परंतु हमें थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए। खाना खिलाने की आज की परंपरा भी इसके लिए उत्तरदायी है। तुलनात्मक रूप से देखें तो पहले खाना परोस कर खिलाया जाता था, अब खुद से लेकर खड़े होकर खाया जाता है, तो जिम्मेदारी भी अब व्यक्तिगत हो गई है। भोजन के यदि बहुत सारे विकल्प हैं, तो हम उतना ही लें और वही लें जो हम खा सकें। बहुत लोग पूरा प्लेट एक साथ भर लेते हैं। ऐसे में खाने का स्वाद तो बिगड़ता ही है, साथ में खाना भी छूट जाता है। आजकल पार्टी फंक्शंस में कुछ खाने टेस्ट वाइज भी होते हैं। कुछ राज्य विशेष हैं तो कुछ विदेशी भी हैं। यदि हमें उसके टेस्ट का पता नहीं, तो फेंकने से अच्छा है कि पहले हम उसका टेस्ट पता करें, फिर खाने के लिए लें।
ऐसे फंक्शंस में बड़े अपनी समझदारी तो दिखाएं ही, साथ में बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। एक बात याद रखिएगा, ज्यादा कूल या क्लासी बनने के चक्कर में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। कभी कभी लोगों का यही रवैया मेजबान की इज्जत पर भी बनाती है, जब पहले से अनुमानित और संभावित भोजन उपलब्ध होने के बावजूद भी असामान्य वितरण के कारण कुछ आइटम शॉर्ट हो जाते हैं। ऐसे में इस तरह की परिस्थितियां बने ही ना, इसके लिए मेहमान और मेजबान दोनों को सोचना होगा। अब एक प्रश्न और उठता है कि शादी विवाह या पार्टी फंक्शन में भोजन तो बच ही जाता है, उसका क्या करें? यदि भोजन बच जाए तो आपके लोकल में ऐसे बहुत सारे एनजीओज होंगे जो भोजन इकट्ठा करते होंगे। झोपड़ियों, बस स्टैंड और स्टेशन पर सोए हुए लोगों को सेवार्थ भोजन भी कराते होंगे। ऐसे एनजीओज का पता लगाएं और अपना भोजन उन्हें दे दें। फूड वेस्ट के अगर हम दूसरे मामलों की बात करें तो आजकल बर्थडे वगैरह में लोग केक काटने से ज्यादा, खाने से ज्यादा मुंह पर लगाने के आदी हो गए हैं। आजकल कुछ लोग थोड़े से लाइक, व्यूज, एक्सपेरिमेंट के नाम पे या प्रैंक्स के नाम पे, फूड हैक्स के नाम पे भोजन बर्बाद कर रहे हैं। माना कि ये हमारी व्यक्तिगत आजादी है, पर नैतिक जिम्मेदारी भी तो कोई चीज होती है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, पर निवेदन है कि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। राजनैतिक, भौतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कोई भी कारण ले लें, संसाधनों के सदुपयोग के लिए हर तरफ से समर्थन है और व्यक्तिगत संतुष्टि भी। हम अपने घर की बात करें तो बच्चों को भोजन बर्बाद न करना सिखाना इतना भी कठिन नहीं है। बड़े उदाहरण पेश करें तो बच्चे अनुकरण अवश्य करेंगे। यदि बच्चा जिद्दी है फिर भी घर के किसी न किसी सदस्य की वो बात जरूर सुनता होगा या उसकी बातों का उस पर असर जरूर होता होगा। अगर बच्चा थोड़ा सा भी समझने की उम्र में है तो आप उसे अपने साथ किचन में लेकर जाइए, उसे ये बात समझाइए कि देखो भोजन तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। खाली समय में उसे नैतिक कहानियां सुनाइए, बीज के फसल बन जाने तक की प्रक्रिया के बारे में उसे बताइए। आपको यकीन नहीं होगा, बच्चों में बड़ों से सीखने की ज्यादा क्षमता होती है और आपका निरंतर प्रयास उसे भोजन की कीमत समझा देगा। कुल मिलाकर हमारे कहने का यही मतलब है कि हमारी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भूख और भोजन की कमी से जूझ रहा है। आंकड़े डराने वाले हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी इन आंकड़ों में हमारी देश की भी भूमिका है। यदि हमें ईश्वर ने साधन संपन्न बनाया है तो हमें उसका उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। यथासंभव मदद भी करनी चाहिए। माना कि इन आंकड़ों पर हमारा कोई जोर नहीं, पर जब बात सेतु बनाने की आए तो गिलहरी जितनी भूमिका तो हम निभा ही सकते हैं। आज किसी के साथ ऐसा है कि क्या खाएं और किसी के साथ ऐसा है कि क्या क्या खाएं। आप अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझें और प्रकृति का धन्यवाद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बातों पर विचार कीजिएगा।